हम सब ये जान चुके हैं कि कोविड का थर्ड वेव आ चुका है। कोविड का ये थर्ड वेव ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है, बट ओमिक्रॉन से रिलेटेड काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत क्वेरीज हैं कि कोविड ओमिक्रॉन किस तरह से फैल रहा है, क्या ये ज़्यादा खतरनाक है, क्या ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी अफेक्ट करेगा, क्या जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हुआ है उनको कोविड से इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं। आज हम इन सभी सवालों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सर्वोदय हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर मनीषा आज ओमिक्रॉन के लिए कुछ अहम सवालों पर डिस्कशन करेंगे। हमने ये देखा कि जो डेल्टा वायरस है वो नॉर्मली इसलिए ज़्यादा खतरनाक हुआ क्योंकि उसने लंग्स को भी इन्वेड कर दिया था। जो ओमिक्रॉन वायरस है ये नॉर्मली हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही लिमिटेड रहता है, जो कि नाक कान गले तक ही लिमिटेड रहता है। लंग्स की डीप में ये नहीं जाता है, इसीलिए लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते हैं और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी या कोई भी सिवियर फॉर्म नहीं बन रही है। सो इन दैट केस हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ओमिक्रॉन कंपैरेटिवली हल्का है या माइल्ड इन्फेक्शंस कॉज करता है। बट उसी के ऑपोजिट, क्योंकि ये अपर एयरवे में ही रुकता है, जुकाम खांसी ये सिम्टम्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, और जब इंसान ज़्यादा खांसी करता है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, मतलब कि उसकी बीमारी को स्प्रेड करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये जो वायरस है जिसको हम ओमिक्रॉन के नाम से जा रहे हैं ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। अगर डेल्टा एक पेशेंट 3 को इन्फेक्ट करता था तो ओमिक्रॉन ऑन एन एवरेज 7 को इन्फेक्ट करता है। अब हम इनकी वजह जानने के बाद इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम प्रिकॉशंस लें तो हम इस ट्रांसमिसिबिलिटी को भी कुछ हद तक रोक सकते हैं। नॉर्मली बाकी वायरल इन्फेक्शंस की तरह या डेल्टा वेरिएंट की तरह और ओमिक्रॉन भी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में सिम्टम दिखाने के लिए कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो कि इसका कंपैरेटिवली कम है। जैसे कि हमने डेल्टा का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड या जब आप एक्सपोज हुए हैं से लेके आपको कब पहला सिम्टम आया उसका नॉर्मल एवरेज डेल्टा में हमारा 5 डेज था। ओमिक्रॉन क्योंकि ये बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई होता है, बहुत स्पीड से स्प्रेड होता है, तो इसका जो सिम्टम्स डेवलप करने का भी ड्यूरेशन है वो कंपैरेटिवली कम है। एक्सपोज होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर हर पेशेंट इसके सिम्टम्स दिखा सकता है। सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कॉमन कोल्ड, रनिंग नोज, सिर्फ 30% पेशेंट्स में फीवर आ रहा है। बॉडी एक, हेडेक मोस्ट कॉमन सिम्टम है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं सोर थ्रोट के सामने। बट जो लॉस ऑफ टेस्ट है या लॉस ऑफ स्मेल है, जो कि नॉर्मली या डेल्टा वायरस में हमें बहुत कॉमन सिम्टम मिलता था, यहाँ पे हमें यूजली पेशेंट्स इस सिम्टम के साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं। स्प्रेड करने का तरीका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ही है, इसीलिए हमें वेल वेंटिलेटेड रूम्स में रहना है। जहाँ क्लोज प्लेसेस हैं वहाँ मीटिंग्स अवॉइड करनी है, पब्लिक गैदरिंग, क्राउडेड प्लेसेस ये सब अवॉइड करने हैं। जो प्रिकॉशंस हैं वो सेम रहती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन, ये हमें बाकी सब वायरल इन्फेक्शंस की तरह ओमिक्रॉन से भी काफ़ी हद तक सेव कर सकती हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो इस थर्ड वेव में कोविड पॉजिटिव आए हैं या जो ओमिक्रॉन है वो हमारे इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हैं। लाइक कुछ पेशेंट्स सर्जरी के लिए आए, कुछ पेशेंट्स कुछ और टेस्ट के लिए आए, और एज अ हॉस्पिटल प्रोटोकॉल जब हमने उनका कोविड टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आए। अब इन पेशेंट्स को जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है या जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, क्या हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए या इन 2 वेव्स ने हमें कैसे इवॉल्व किया है, हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कोविड पेशेंट्स को देने के लिए, इस वीडियो में हम आज आपको इसका ओवरव्यू देंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं या बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, वजह प्रायर वैक्सीनेशन हो सकती है, प्रायर हमारी जो इम्यूनिटी आई है पुराने इन्फेक्शन से वो हो सकती है, बट उन लोगों को भी अपने आप को दूसरों से दूर रखना है। सो डबल मास्किंग करनी है। अगर आपको पता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको आइसोलेट करना ही करना है। सरकार की तरफ से ऑल्दो जो क्वारंटीन पीरियड है या जो आइसोलेशन टाइम है वो घटा के 7 दिन कर दिया गया है। बट अगर आपको इसके बावजूद कोई सिम्टम बढ़ता है या आपका फीवर परसिस्ट करता है, 3 दिन के बाद हाई ग्रेड फीवर का आना, 3 दिन के बाद खांसी का परसिस्ट होना, ऑक्सीजन लेवल्स का गिरना या सांस फूलना,
ये सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो आपको अपने फिजिशियन से या अपने कंसल्टेंट से बात करके ही होम आइसोलेशन में जाना है। इस इन्फेक्शन में भी कुछ वार्निंग साइंस हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना है अगर आप होम आइसोलेशन में हैं। जैसे कि अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स 93% से नीचे जाते हैं, आपका फीवर 100-101 डिग्री से ऊपर आता है, आपको परसिस्टेंट खांसी रहती है, गफलत में आने लगते हैं, अगर नींद ज़्यादा आती है, तो ऐसे सब सिम्टम्स में हमें अलार्म रेज करना है और जो ट्रीटमेंट है उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल्स गिर रहा है, लाइक ऑक्सीजन लेवल्स 93 से नीचे है, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन को सप्लीमेंट करना है। ऑक्सीजन स्टिल रिमेन्स द मेन स्टे ऑफ द थेरेपी। उसके बाद अगर तकलीफ बढ़ती है या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, कुछ ब्लड टेस्ट, सीबीसी, फेरेटिन, डी डाइमर्स, सीआरपी, ये 2-3 टेस्ट जो हमें पिछली वेव्स ने सिखाए हैं कि इनसे हम बढ़ती हुई इन्फ्लेमेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमें ये सब टेस्ट कराने के बाद अगर लगता है कि लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो स्टेरॉइड्स भी हम कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। देयर आर फ्यू ड्रग्स लाइक एंटीवायरल्स विच कैन बी यूज्ड। अगर ऑक्सीजन लेवल्स ऑक्सीजन से नहीं मेंटेन होते हैं तो एनआईवी और वेंटिलेटरी सपोर्ट भी नेक्स्ट ऑप्शन है। कुछ ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर या कॉकटेल्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, दीज आर ऑल्सो देयर फॉर दी सिवियर काइंड ऑफ पेशेंट्स। सेकेंड वेव के दौरान हमें कुछ न्यू क्लास ऑफ ड्रग्स जिनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं, वो हमें एक एडवांस्ड ऑप्शन मिला है। बेसिकली जब कोई भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं ताकि हम उस पैथोजन को या वायरस को उस एंटीबॉडीज से ख़त्म कर सकें। साइंटिस्ट ने इसी एंटीबॉडीज़ को बाहर प्रोड्यूस करना शुरू किया है, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के नाम से जानी जाती है। ये ड्रग्स सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती है। यूजली ये ड्रग्स माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स में होते हैं। अगर बीमारी बढ़ जाती है तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहता। बट क्या ये ड्रग जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमें डेल्टा वेरिएंट में मिली थी, ये ओमिक्रॉन पे काम करेगी कि नहीं करेगी, ये अभी डाउटफुल है। बिकॉज जो भी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं ये वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट काम करती है। बट सिंस म्यूटेशन के बाद स्पाइक प्रोटीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, ओमिक्रॉन के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का काम करना अभी फाइनल नहीं है। अनटिल एंड अनलेस प्रूवन हमें इस ड्रग को एब्यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि स्पाइक प्रोटीन्स क्या होता है। नॉर्मली वायरस के सरफेस पे जो कुछ स्पाइक तरह की एक रेड डॉट्स दिखाए जाते हैं किसी भी पिक्चर पे, वो सरफेस पे प्रोटीन्स हैं जिनको टारगेट करके हम वायरस की इन्फेक्शन को कम करने या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जिस स्पीड से कोविड का ये इन्फेक्शन फैल रहा है, एक्सपर्ट्स के हिसाब से अनदर 4 to 6 वीक्स में ये वेव सेटल हो जाएगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी ख़त्म हो जाएगा। बट क्या कोई और वेरिएंट है जो कि फिर हमारे सामने एक वेव की तरह आएगा, या कोविड हमारे बीच में बाकी वायरल या फ्लू की तरह रहने वाला है? एब्सोल्युटली, कोविड इज़ हेयर टू स्टे। बट हमने ये देखा कि बाकी वायरल इन्फेक्शंस की तरह कोविड भी मल्टीप्लाई होने के साथ साथ म्यूटेशंस के बाद एक माइल्डर फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से डिजीज़ की सेवेरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती और ये जानलेवा नहीं रहता है। So the best way is vaccination. The government and the researchers will come up कि क्या हमें ये वैक्सीनेशन या बूस्टर डोजेस हर साल लगानी होगी, या हमें अपनी इम्यूनिटी के साथ ही इस वायरस से लड़ने की शक्ति मिलेगी। So get yourself routinely vaccinated and for more such information stay connected.